हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन से। तो यहाँ पे लिखा है इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट दी। वैसे सिंपली मैं बताऊँ, फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड की बचाव करना, फूड को मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है In chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store food grains। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हमें ग्रेन्स कैसे हमें प्रिजर्व करने चाहिए, कैसे हमें स्टोर करने चाहिए, हमने पढ़ा था। तो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड, तो हम कुक्ड फूड को अपने घर में कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। पहले हमने ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर 1 में। अब हम कुक्ड फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तो यहाँ पे लिखा है अगर आप ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हो तो यहाँ पे वो ब्रेड फंगस उस पर अटैक कर देती है, उसमें ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फूड ख़राब करते हैं। तो स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। तो स्पॉइल फूड होता है, उसमें उसकी स्मेल होती है, वो चेंज हो जाती है, बड़ी बैड हो जाती है। उसका टेस्ट भी बड़ा ख़राब हो जाता है, और उसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ब्रेड में ग्रीन हो जाता है अगर वो उसमें फंगस अटैक करता है तो यहाँ पे लिखा है स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो स्पॉइलिंग है फूड का ख़राब होना एक केमिकल रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहली बोर्ड सम मैंगोज बट शी could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. But she know that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. तो यहाँ पे पहली कुछ आम लाई होगी और उसने आम को खाया नहीं, उसको वहाँ पे रख दिया कुछ दिनों के लिए, कहीं पे रख दिया होगा। और फिर उसने देखा कुछ दिनों के बाद कि उसके जो आम है वो सड़ गए हैं। फिर उसने देखा कि उसकी जो दादी ने आम का अचार रखा था वो एकदम स्पॉइल नहीं हुए थे, वो ख़राब नहीं हुए थे, वो लंबे समय से चल रहे थे। तो वो उसमें कंफ्यूज हो गई थी। तो अब हम इस कॉमन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है केमिकल मेथड। तो सॉल्ट एंड एडिबल आर दी कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये नमक और ये तेल ये कॉमन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चेक करने के लिए, इसलिए हम इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड सॉल्ट और acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes। इसलिए हम उस पर एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हैं पिकल में, जिससे उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो अपना अटैक नहीं कर पाए। तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसुल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। और ये दोनों सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसुल्फाइड ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं एंड दिस आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो इसको जैम्स और स्क्वैशेस में भी यूज़ किया जाता है इनकी स्पॉइलेज चेक करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट मीन्स सॉल्ट ही होता है। तो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो कॉमन सॉल्ट नॉन वेज के लिए यूज़ किया जाता है, नॉन वेज को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। और जो मीट होता है उसको हम ड्राई सॉल्ट से मतलब इसको सॉल्ट से कवर कर देते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करने के लिए। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रोमैंगो, तमारिंड एक्सेट्रा। सॉल्टिंग अमला, रोमैंगोस और तमारिंड एक्सेट्रा को भी प्रिजर्व करने के काम आता है। अब हम पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो अब हम पढ़ेंगे शुगर की प्रिजर्वेशन, शुगर की बनी हुई चीज़ें हैं उनका प्रिजर्वेशन
कैसे कर पाएँ। तो जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जैम, जेलीज और स्क्वैशेस हैं, ये शुगर से बनी है। तो शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो शुगर है वो मॉइस्चर कम कर देता है, जिससे बैक्टीरिया जो फूड है उसको स्पॉइल ख़राब नहीं कर पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल एंड विनेगर कैसे करते हैं प्रिजर्वेशन। तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। तो जो ऑयल और विनेगर है वो प्रिवेंट्स करते हैं स्पॉयलेज पिकल में, जिससे बैक्टीरिया इस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और जो फिश, फ्रूट, मीट है ये भी इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी मम्मी है वो दूध उबाल ली होती हैं स्टोर से पहले। तो बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। सॉरी। तो बॉइलिंग है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मारता है, और इसलिए हम और इससे भी हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर होगा, ज़्यादा ठंडी होगी तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो उसमें भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो pasteurized milk can be consumed without boiling as it free from harmful. The milk is heated to about 70 degrees for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. एक मिनट। pasteurized milk can be consumed without boiling. अब हम पढ़ते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में। तो स्टोरेज एंड पैकिंग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एरिया टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो जो फ्रूट एंड ये वेजिटेबल्स हैं इनको हम सील्ड एयर टाइट में पैकेट में रखते हैं, सोल्ड करते हैं, जिससे इसमें माइक्रोब्स अटैक ना कर पाए। ये अब हम नाइट्रोजन पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कल हम पढ़ेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।